प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात करीब 3:05 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सामने सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखी। Ladies and gentlemen, Namaste. 75 years ago, a new hope arose from the horrors of war. संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन भी समझाया और शांति के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन में शहीद होने वालों को नमन भी किया। It reflected India's own philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees all creation as a family. प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों की वजह से ही दुनिया में शांति का माहौल तैयार किया जा सका है। किसानों के मुद्दे पर संसद का हंगामा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। मर्यादा तोड़ने वाले 8 विपक्षी सांसदों ने निलंबन के बाद धरना पॉलिटिक्स अब शुरू कर दी है। 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। पहले राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान मर्यादा तोड़ी और अब धरना पॉलिटिक्स। मर्यादा तोड़ने वाले 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र तक निलंबित कर दिया गया है, लेकिन राजनीति थमती नहीं दिख रही है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में ही डेरा डाल दिया है। निलंबित सांसदों का अनिश्चितकालीन धरना रात में भी जारी रहा। इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू ने जब इन सांसदों को निलंबित करने का फैसला लिया, तब भी सदन में हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकारी खरीद पहले की तरह ही जारी रहेगी। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। तो बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में एनसीबी के रडार पर दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा भी हैं। 60 सेकंड में पूरी खबर देखिए। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर शक है, इसीलिए एनसीबी ने करिश्मा को आज मुंबई के अपने दफ्तर में पेश होने को समन भेजा है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा इसलिए भी एनसीबी के रडार पर हैं क्योंकि वो जया साहा की जूनियर हैं। करिश्मा और जया साहा क्वैन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के जरिए दीपिका और सुशांत की मैनेजर बनी थी और आज जया साहा, श्रुति मोदी के साथ करिश्मा का भी एनसीबी के सवालों से सामना होगा। दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच हुई ड्रग्स चैट की डिटेल भी जी न्यूज को मिली है। 28 अक्टूबर 2017 को हुए इस चैट में दीपिका और करिश्मा के बीच माल वीड जैसे ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। दीपिका ने पूछा, तुम्हारे पास माल है? करिश्मा ने कहा, हाँ, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। फिर करिश्मा ने पूछा, अगर तुम कहो तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ। दीपिका ने कहा, हाँ। फिर करिश्मा ने जवाब दिया, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका ने पूछा, हैश ना? दीपिका ने फिर कहा, वीड नहीं। करिश्मा, हाँ हैश। और अब अगले 60 सेकंड में आप समझिए फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष आखिर क्यों नहीं दर्ज करवा पाई शिकायत। सोमवार रात करीब 11:20 पर पायल मुंबई के ओशीवारा थाने पहुंची। पायल घोष के साथ उनके वकील नीति सातपुते भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे बाद पायल अपने वकील के साथ थाने से बाहर निकली, लेकिन थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं होने के कारण शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। पायल जो है महिला होने के नाते बहुत देर तक वहाँ रुकना उचित नहीं था और वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी भी अवेलेबल नहीं थी और उनका स्टेटमेंट देने में उसको दिक्कत हो रही थी। अब आज फिर पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाएंगी। दूसरी तरफ पायल घोष को बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का भी समर्थन मिल गया है। रूपा गांगुली ने संसद में पायल घोष के समर्थन में धरना दिया। गलत काम का सपोर्ट करने वाले इतने सारे लोग जुड़ जाते कैसे? जो कोई भी ऐसे उठाए उसके ऊपर सीधा नॉर्मल तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों को डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने झूठा बताया है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत ने किस तरह कूटनीतिक और सैन्य तैयारी पुख्ता कर ली है, अगले 1 मिनट में आपको ये भी समझाते हैं। एलएसी पर हिंदुस्तान के जाबाज मुस्तैद हैं और मोल्डो में चीन के विस्तारवाद पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक जारी है।
सोमवार को मोल्डो में भारत चीन की कोर कमांडर स्तर की बैठक 10 घंटे तक चली। इस वर्ष जून महीने से अब तक कोर कमांडर स्तर की ये छठी मीटिंग है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में चीन ने पैंगोंग लेक से पीछे हटने से मना कर दिया है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। भारत ने चीन से अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए कहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लेफ्टिनेंट जनरल PJ मेनन भी शामिल रहे, जो अक्टूबर से 14वीं कोर की कमान संभालेंगे। पहली बार ऐसी बातचीत में विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी शामिल हुआ है। इस मीटिंग में सैन्य अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी शामिल रहे। हालांकि चीन का अड़ियल रवैया जारी है और इसलिए एक बार फिर आज दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक अधिकारी बातचीत की टेबल पर होंगे। और अगले 60 सेकंड में देखिए वॉरशिप पर महिला शक्ति। भारतीय नौसेना में पहली बार युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह नौसेना की पहली ऐसी महिला अधिकारी होंगी जो वॉरशिप क्रू का हिस्सा होंगी। इन महिला अधिकारियों को मिशन ऑब्जर्वर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में तैनात किया जाएगा। दोनों महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के 17 अधिकारियों के एक दल का हिस्सा हैं। केरल के कोच्चि में INS गरुड़ पर एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें इन सभी अधिकारियों को विंग्स से सम्मानित किया गया। हालांकि भारतीय नौसेना कई महिला अधिकारियों को इस रैंक में नियुक्त करती है, लेकिन महिलाओं को कई कारणों से लंबे समय की अवधि के लिए युद्धपोतों पर तैनात नहीं किया जाता रहा है। जी न्यूज हमेशा से कहता रहा है कि दिल्ली में दंगे एक सुनियोजित साजिश थे, और अब 60 सेकंड में आप समझिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। फरवरी महीने में दिल्ली में दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट में कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक 16-17 फरवरी 2020 की रात को चांदबाग एरिया में एक मीटिंग हुई थी। इसी रात साजिशकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बनाई। शाहदरा, चांदबाग, जाफराबाद इलाके को हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया। फिर 22 फरवरी 2020 की रात 8:30 बजे जाह्नवी मित्तल ने कुसुम तबरेज को फोन किया। इसके बाद राहुल रॉय को 3 लंबे कॉल किए गए। जहांगीरपुरी प्रदर्शन में भीड़ की जानकारी लेने के बाद राहुल रॉय ने मैन पावर और सक्षमता जानने के बाद राहुल ने फिर से जाह्नवी मित्तल को फोन किया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई और सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद 23 फरवरी 2020 के लिए स्टेज तैयार किया गया। चार्जशीट के मुताबिक 23 फरवरी को जाह्नवी मित्तल ने तरबेज से शाहीन बाग से महिलाओं को पहले जहांगीरपुरी और फिर जाफराबाद लाने को कहा, जिसके बाद तरबेज 6 बस और 1 ट्रक लेकर शाहीन बाग की ओर रवाना हो गया। और इतना ही नहीं, बल्कि दंगों के दौरान हिंदुओं की गाड़ी को खास तौर पर निशाना बनाने के लिए बड़ी साजिश भी हुई। खुलासा हुआ है कि दंगाइयों ने हिंदुओं की गाड़ियों को पूरी साजिश के तहत निशाना बनाया। इसके लिए हिंदुओं की गाड़ियों की पहचान के लिए ई-वाहन ऐप से जानकारी जुटाई गई। दंगों के दिन यानी 23 फरवरी को दंगाइयों ने पहले ई-वाहन ऐप पर गाड़ी नंबर भेजा और टेक्स्ट मैसेज से जब ये पता चला कि ये गाड़ी किस समुदाय के व्यक्ति की है तो उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई की गई। दिल्ली दंगों की जाँच कर रही पुलिस ने इसके लिए ई-वाहन ऐप को 23 फरवरी के दिन मिले टेक्स्ट मैसेज की जाँच की। तब इस साजिश का खुलासा हुआ। खुलासा ये भी हुआ है कि दंगाइयों ने कॉल सर्विलांस से बचने के लिए VoIP ऑन करके व्हाट्सएप कॉल किया था। पुलिस को डंप डेटा एनालिसिस से ये पता चला चांदबाग इलाके में दंगे के वक्त करीब 10,000 लोग स्पॉट पर मौजूद थे, जिसके बाद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए दंगाइयों के चेहरों की पहचान की गई। इतना ही नहीं, मोबाइल फुटेज, CCTV फुटेज और मीडिया द्वारा प्राप्त वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा भड़काने वालों के चेहरों की पहचान करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जिंदगी दूभर हो चुकी है। इसके खिलाफ अब भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। सिखों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक बाहर इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हुई। अकाली नेताओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपा। सिखों ने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर एक सिख लड़की का अपहरण हुआ है और परिवार को डर है कि उनकी बच्ची का भी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। ये जघन्य अपराध 31 अगस्त को अटल जिले के हसन अब्दाल शहर में हुआ। हसन अब्दाल शहर में ही सिखों का पवित्र धर्मस्थल गुरुद्वारा पंजाब साहिब है। इसी गुरुद्वारे में प्रीतम सिंह ग्रंथी है।
31 अगस्त को कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली थी। आरोप है कि 2 मुस्लिम लड़कों ने उसे घर से किडनैप कर दिया। इसके बाद 15 फरवरी को बुलबुल ने किसी तरह अपने पिता को संदेश भिजवाया कि वो एक मदरसे में है। पीड़ित लड़की के पिता ने अटक जिले के डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भारत ने UNHRC में भी उठाया है। और अब अगले 60 सेकंड में आपको कोरोना का अपडेट दे देते हैं। देश में लगातार तीसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 86,961 नए केस आए। 1,130 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 93,355 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 54,87,580 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 43,96,399 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 10,03,299 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 80.11% पहुंच गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर कोरोना के हालात की जानकारी ले सकते हैं। और कोरोना काल में कैसे नोएडा में रोबोट बन रहे हैं मददगार, अगले 1 मिनट में ये पूरी खबर। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस महामारी को हराने के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। नोएडा के एक अस्पताल में मरीजों की निगरानी करने के लिए एक रोबोट को तैनात किया गया है। ये रोबोट 24 घंटे वार्ड में मौजूद रहकर मरीजों की सेवा करता है, बिल्कुल उनके मित्र की तरह। इसीलिए इस रोबोट को मित्र नाम दिया गया है। ये मेड इन इंडिया रोबोट है। इस रोबोट ने इससे पहले 2017 के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी की थी। डॉक्टर्स के वार्ड में मौजूद न होने पर मरीजों के कहने पर उनको फोन तक मिला देता है। वहीं ये रोबोट मरीजों को उनके परिवार वालों से संपर्क करने में भी मदद करता है। रोबोट की सर्विस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.